हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान की तरफ फिर से चलेंगे बेटा। कक्षा 10वीं के विज्ञान में हमने क्या किया था, पिछला चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। आज हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। अब बेटा हमारे सिलेबस में केवल 2 ही चैप्टर और बच गए हैं, जो आज एक है, ये 2-3 दिन में 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, 2 चैप्टर और बचेगा बेटा, एक चैप्टर और बचेगा, वो भौतिकी से रहेगा। ऊर्जा के स्रोत हैं, वो थ्योरी चैप्टर है, उसको भी हम खत्म कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, पूरा साइंस का सिलेबस पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रिविजन की तरफ चलेंगे बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविजन करके हम आपको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शार्प करेंगे, अच्छे से आपको चमकाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके मार्क्स बोर्ड में अच्छे आ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम चालू करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, क्या होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ या एलिमेंट्स, तत्वों का। सबसे पहले तत्व तब कैसे थे, अब कैसे हैं। अरस्तु ने, उस समय के जो महान वैज्ञानिक अरस्तु ने बताया कि क्या अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये सभी 5 तत्व हैं। ठीक है, क्या कहा उसने, ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, क्या 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये माना गया। फिर क्या किया, रॉबर्ट बायर आए और बायर ने कहा, और बायर ने अपने शब्दों में कहा, पदार्थों के बारे में प्रयोग किया, और उन्होंने कहा, प्रयोग करके कहा कि अरस्तु के द्वारा जो बताए गए 5 चीज थे, ये हमारे अंदर, इनके अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा, जो तत्व को उन्होंने जो कहा है, ये 5 तत्व, ये उनकी श्रेणी में नहीं आ सकते, ये कहा। फिर पदार्थ के बारे में भी बताया, लवाइजिए नामक, ठीक है, लवाइजिए या लीवेजियर भी कहते हैं, आधुनिक रसायन का पितामह भी कहा जाता है इसको। तो लवाइजिए ने क्या कहा, पदार्थ वे पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे और अधिक भागों में क्या नहीं किया जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व है। फिर कहा जल भैया, इसको विभक्त किया जा सकता है, तो ये कोई पदार्थ नहीं है, ये क्या है, यौगिक है। ऐसे ही बहुत सारे बातों को किया। उस समय लवाइजिए ने 33 तत्व खोज लिए थे, लेकिन आज वर्तमान में 118 तत्व है, और सभी तत्वों को अलग अलग रख पाना, भिन्न बनी सभी के समान गुणों के आधार पर बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे क्या है, रसायनज्ञों ने अपना प्रयास किया बेटा, और प्रयास करके क्या किया है, उसको सही स्थान पर रखने का प्रयास किया है। हम चलेंगे और बताएंगे तत्वों को व्यवस्थित करने की क्या आवश्यकता थी, तत्वों को व्यवस्थित करने की क्या आवश्यकता थी। तो जैसे हम बताएं, हमारे घर में हम किचन के सामान में, किचन में ही रखते हैं, किचन के सामान को, जितना भी राशन का सामान है, किचन, कपड़े हैं तो अलमारी में ही रखेंगे, जूते चप्पल है तो जूते चप्पल के रेक में ही रखेंगे, यदि बिस्तर है आपके तो बिस्तर रखने की जगह में ही रखेंगे। अर्थात वहां पर क्या किया गया, हमारे घरों में हम अपने सामान को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि हम एक बार में जो सामान, जैसे दिमाग में आया शक्कर, तो फट से हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, सीधे किचन में जो कबर्ड में हमारा शक्कर रखा है, उसके डिब्बे के पास जाएगा। इसी प्रकार जैसे बोलूंगा, जैसे मुझे पार्टी में जाना है, ये शब्द का मैं, अगर जैसे पार्टी मेरे दिमाग में घुसा, तो दिमाग मेरा सीधा अलमारी में मेरा नया कपड़ा रखा है, मैं वहां उसको पहनूंगा। इसी प्रकार से क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित करके रखने में क्या होता है, बहुत सी सुविधाएं होती है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको फैच आउट कर सकते हैं, अर्थात उसे तुरंत ही पा सकते हैं। इन्हीं तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम में, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना योगदान दिया। ठीक है, उनमें से एक था डॉबेराइनर। क्या था, डॉबेराइनर का ट्रिक नियम। ठीक है भैया,
डॉबेराइनर का जो त्रिक नियम था उन्होंने क्या कहा उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, परमाणु भार को आधार माना। डॉबेराइनर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार को आधार माना। परमाणु भार को क्या माना बेटा, आधार माना, और उसको आधार मान के नियम दिया कि यदि किसी श्रेणी में 3 एक समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो प्रथम और अंतिम का माध्य, माध्य मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। प्रथम और अंतिम पद का माध्य, ठीक है, उसके मध्य में स्थित तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अर्थात इसको जोड़ के देखे 7/46/2 मतलब ये कितना हो गया बेटा 23। देखो तो अर्थात इनके गुणधर्म का औसत गुणधर्म मध्य का क्या होता है, मध्य के तत्व को फॉलो करना पड़ता है, मध्य का तत्व फॉलो करता है। क्या बताया, त्रिक नियम के अनुसार प्रथम 3 तत्व जो समान जो एक साथ जब आवर्त सारणी में अर्थात किसी टेबुलाइज्ड फॉर्म में रखे हुए हैं तो क्या होता है, तो इन 3 तत्वों में प्रथम और अंतिम तत्व का जो औसत होता है, परमाणु भार का औसत मध्य पद के परमाणु भार के बराबर होता है। अर्थात इसका तात्पर्य है प्रथम और अंतिम तत्व का जो गुणधर्म होता है उसका औसत उससे मिलता जुलता गुणधर्म वाला बीच का तत्व होता है। ठीक है, फिर इसके बाद और भी इन्होंने बताया, जैसे लिथियम का बता दिया, सोडियम पोटेशियम का बता दिया, आगे इस प्रकार से और भी चले हैं। और इन्होंने बताया क्या क्या, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम का ये बताया। इसके बाद उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बताया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस प्रकार का प्रयोग तो किया, लेकिन यह कुछ ही तत्वों के लिए क्या हुआ, केवल और केवल कुछ तत्वों के लिए सत्य हुआ, कुछ तत्वों के लिए सत्य हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही परमाणु के भार के आधार पर तत्वों के गुणों का समानता का पता चला, वैसे ही तरह तरह के इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और इसे ही क्या कहा, इनके प्रयोग के बारे में बताया। लेकिन इनका प्रयोग ज्यादा हद तक सफल नहीं रहा, कुछ ही तत्वों के लिए रहा। फिर क्या हुआ, इन्हीं के नियम को फॉलो करते हुए, इन्हीं के आधार पर इनके अनुसरण करते हुए, इनसे इंस्पायर्ड होकर क्या किया, हमारे न्यूलैंड साहब ने क्या किया, न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इनके आधार पर इन्होंने क्या किया, संगीत के 7 सुरों को आधार बनाया। उसके आधार पर इन्होंने लिखा सारे सारे गामा पाधा नीसा देखो, हाइड्रोजन हीलियम, ये लिथियम हो, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम बोरान, फिर हो जाएगा कार्बन, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा बेटा फ्लोरीन। तो इन्होंने कहा संगीत के 7 सुर होते हैं ना बेटा, तो पहले 8वां जैसे ही लगता है फिर से रिपीट होता है, तो वह क्या कहलाता है भाई, पहला और 8वां तत्वों के गुणों में समानता पाया जाता है। अर्थात न्यूलैंड ने कहा, जब किसी संगीत के 7 सुरों को आधार लेकर कहा कि सारे गामा पधा नी सा, तो पहला और 8वां तत्व, इसी प्रकार से दूसरा और
सोडियम, नौ सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर आगे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर से आएगा, आगे आगे पद बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो सोडियम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हर तत्व का बाद का जो 8वां तत्व होगा उन दोनों के रासायनिक और भौतिक गुण क्या होंगे, मिलते हैं। यही कहता है कौन, न्यूलैंड साहब। कि बताया कि भाई इसको संगीत के 7 सूर के आधार पर लिया, जिसमें पहला प्रत्येक मान का, प्रत्येक तत्व का पहला और 8वां तत्व क्या होता है, उनके गुणधर्म में क्या होती है, मिलता हुआ दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत भी कहा। और इसे उन्होंने पर सबसे कम परमाणु भार वाले तत्वों को हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और उन्होंने 56 तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और कहां पर रोका, उन्होंने थोरियम पर रोका और इनके कुल कितने तत्व थे, 56 तत्वों पर जाकर इन्होंने क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया। और बहुत सारी कमियां पाई गई इनके अंदर। इनकी जो कमियां थी या विसंगतियां भी कहते हैं इसको, विसंगतियां, कमियां या विसंगतियां। पहला, यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था। पहला क्या था, केवल यह 56 तत्वों तक ही सीमित था। इसमें नए तत्वों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया, केवल 56 तत्वों के लिए था। इसमें नए तत्वों के लिए क्या किया गया, कोई भी स्थान नहीं दिया गया। दूसरा, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते थे। मतलब 20 तत्व जो कैल्शियम था ना, 20वां था, उसके बाद आगे वो कोई भी गुणधर्म के बाद आगे नहीं मिलता था गुणधर्म। फिर बताया कुछ तत्वों के गुण समान नहीं है, फिर भी उनको एक ही स्थान पर रखा गया। बहुत सारे तत्व हैं, जैसे आप देखेंगे आयरन के रासायनिक गुण, आयरन को रख दिया, ऑक्सीजन को रख दिया, सल्फर को रख दिया। इनके गुणधर्म समान नहीं होते, फिर भी इनको क्या कर दिया बेटा, एक ही बॉक्स में, एक ही क्या कर दिया, सारणी में रख दिया, जिसके कारण क्या हुआ, गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा किसका नियम भाई, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अब चलेंगे हम इनकी भी कमियां थी जो केवल 56 तत्व बताए, उनके बाद बहुत सारी बातों को इन्होंने भी बताया। फिर आया लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणु लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। एक एग्जाम्पल वक्र बना के दिखाता हूं आपको मैं। लोथर मेयर ने क्या कहा, लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में ना बेटा एक ग्राफ खींचा। परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में उन्होंने एक ग्राफ खींचा और ग्राफ के अंतर्गत बताया कि जो शीर्ष पर स्थित हैं वे सभी तत्व, जो मध्य में स्थित हैं वे सभी तत्व, और जो नीचे सबसे बॉटम में स्थित है उन सभी तत्वों के गुण आपस में समान होते हैं। मतलब ऊपर वाले सभी तत्वों का शीर्षस्थ जो मान है उन सभी के गुणधर्म एक समान होते हैं। जो मध्य में भाग में रहते हैं उनके गुण एक समान होते हैं। जो नीचे में होते हैं
उनके मान क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अर्थात उन्होंने बताया तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के, अर्थात उन्होंने क्या बताया, तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। कभी कभी पूछता है किसका आवर्ती फलन है, तो बता देना उनके परमाणु भार, उनका परमाणु आयतन उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, लोथर मेयर जिन्होंने बताया ग्राफ खींचा परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य में, उन्होंने ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचकर क्या बताया बेटा, उन्होंने बताया कि जो ऊपर शीर्षस्थ मान है उनके कोण एक समान होते हैं, मध्य में जो होते हैं जो मान ग्राफ में उनके मान एक समान होते हैं, और नीचे में जो होते हैं और उनके भी मान क्या होते हैं, क्या किया, एक समान होते हैं बताया। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहा, जब लोथर मेयर के द्वारा परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में जब ग्राफ खींचा गया ना बेटा, वर्गीकरण किया गया, उसी दौरान एक मेंडलीफ नाम का क्या आया, क्या हुआ, वैज्ञानिक है जिसके द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर उसने क्या किया, एक वर्गीकरण का एक सरल आधार को क्या किया, प्रस्तुत किया। और लोथर मेयर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उल्लेख करके उपयोग कर मेंडलीफ को एक दिशा दी। अर्थात सबसे पहले जो था हमारा डॉबेराइनर था, उसने दिशा दिया, डॉबेराइनर को के बाद उसको आगे बढ़ाया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड के बाद उसको आगे बढ़ाया लोथर मेयर ने, और लोथर मेयर के बाद उसको दिशा निर्देश मिला और किसने किया, अब मेंडलीफ करेगा। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे, और मेंडलीफ के बाद मोसले ने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को अच्छे से देखकर आप लिखेंगे और समझेंगे। तो मैं करीब आज आपसे इतने करके ही विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।